नमस्कार साथियों, मैं प्रतीक उपाध्याय, सहायक आचार्य, अध्यापक शिक्षा विभाग, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर, भदोही, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग कोर्स कोड BES 143 यानी कि गणित का शिक्षण शास्त्र में सांख्यिकी के अंतर्गत विचलनशीलता की माप के बारे में अध्ययन करेंगे। विचलनशीलता की माप, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। पूर्व में हम लोग जान चुके हैं कि सांख्यिकी का उद्देश्य किसी समूह की किसी चर के संबंध में विशेषताओं का वर्णन करना होता है। समूह की विशेषताओं के बारे में केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से सूचनाएं तो प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन उस समूह के बारे में स्पष्ट धारणा केवल केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के आधार पर नहीं बन पाती है। आइए इस बात को समझते हैं हम नीचे के उदाहरण से। हमारे पास 4 समूह हैं, समूह अ, समूह ब, समूह स तथा समूह द, जिनके प्राप्तांक आप देख सकते हैं। समूह अ के प्राप्तांक 16, 16, 16, 16, 16, मतलब 6 बच्चे सभी समूह में हैं, 6 प्राप्तांक सभी समूह में हैं। समूह ब में प्राप्तांक इस प्रकार से हैं 15, 16, 16, 16, 16 और 17। समूह स के प्राप्तांक आप देख सकते हैं 14, 15, 16, 16 और 17, 18 है, जबकि समूह द के प्राप्तांक 14, 14, 15, 17 और 18, 18 है। इन सभी चारों समूहों में 6-6 छात्र यानी कि 6-6 प्राप्तांक हैं और उनको क्रम से लिखा गया है। स्पष्ट है कि ऊपर के चारों समूहों के छात्रों के प्राप्तांकों का मध्यमान 16 होगा तथा इस आधार पर मध्यमान जैसी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हमें चारों समूह के एक समान होने की सूचना प्रदान करती है, जबकि छात्रों के ये समूह, चारों समूह एक समान नहीं कहे जा सकते हैं। हमें दिखाई पड़ रहा है, स्पष्ट है कि चारों समूहों का मध्यमान समान होते हुए भी समूहों में अंतर है। समूहों में ये अंतर अथवा भिन्नता उनके प्राप्तांकों में परस्पर फैलाव की वजह से है। इसलिए समूह के बारे में कोई स्पष्ट धारणा बनाने से पहले उस समूह के विभिन्न प्राप्तांकों के फैलाव अथवा भिन्नता को भी जानना आवश्यक होता है। वे सभी मापें जो प्राप्तांक के फैलाव अथवा भिन्नता को बताती हैं, वो विचलन की माप कही जाती हैं या विचलनशीलता की माप कही जाती हैं। विचलनशीलता के प्रमुख मापों में प्रसार, माध्य विचलन तथा मानक विचलन प्रचलित हैं। हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रसार। प्रसार विचलनशीलता का सर्वाधिक सरल एवं शीघ्रता से ज्ञात हो सकने वाली माप है, लेकिन प्रसार विचलनशीलता की सबसे कम परिष्कृत तथा केवल अनुमानित मान ही प्रदान करता है। समूह के प्राप्तांकों में सबसे बड़े एवं सबसे छोटे अंकों के अंतर को प्रसार कहा जाता है। प्रसार यह बताता है कि समूह के अंक अथवा प्राप्तांक कितनी दूरी में फैले हुए हैं। प्रसार का मान ज्ञात करने के लिए समूह के सबसे बड़े प्राप्तांक में से सबसे छोटे प्राप्तांक को घटाकर 1 जोड़ देते हैं। वास्तव में प्रसार ज्ञात करने के लिए समूह के सबसे बड़े प्राप्तांक की वास्तविक उच्च सीमा में से समूह के सबसे छोटे प्राप्तांक की वास्तविक निम्न सीमा को घटाया जाना चाहिए। अतः उच्च सीमा में बढ़े 0.5 तथा निम्न सीमा में घटे 0.5 के अंतर को समायोजित करने के लिए ही सबसे बड़े और सबसे छोटे प्राप्तांकों के अंतर में 1 जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार हम अगर सूत्र के रूप में बताना चाहें तो प्रसार ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? सबसे बड़ा प्राप्तांक ऋण सबसे छोटा प्राप्तांक धन 1। तो आइए हम लोग पीछे वर्णित चारों समूहों के प्रसार को ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार प्रसार आता है। अगर समूह अ का प्रसार ज्ञात करें तो समूह अ का सबसे बड़ा प्राप्तांक 16
और सबसे छोटा प्राप्तांक भी 16, तो इस तरह से प्रसार का मान 16 ऋण 16 धन 1 बराबर 1 होगा। समूह ब का सबसे बड़ा प्राप्तांक 17 और सबसे छोटा प्राप्तांक 15 है, तो इस प्रकार से 17 में से 15 को घटाएंगे और 1 जोड़ेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। समूह स का प्रसार ज्ञात करने के लिए समूह स का सबसे बड़ा प्राप्तांक 18 है और समूह स का सबसे छोटा प्राप्तांक 14 है, तो इस प्रकार प्रसार का मान 18 ऋण 14 धन 1 बराबर 5 प्राप्त होता है। और समूह द का प्रसार 18 जो कि सबसे बड़ा प्राप्तांक है और 14 समूह द का सबसे छोटा प्राप्तांक है, तो 18 ऋण 14 धन 1 बराबर 5 प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि समूह अ का प्रसार सबसे कम है तथा समूह स तथा समूह द का प्रसार सबसे अधिक है। यद्यपि प्रसार समूह के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है, तब भी केवल प्रसार का ज्ञान समूह की विचलनशीलता के ज्ञान के लिए पर्याप्त नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यह केवल 2 प्राप्तांकों, सबसे छोटे प्राप्तांक और सबसे बड़े प्राप्तांक पर आधारित होता है, जो कि पीछे दिए गए उदाहरण से भी स्पष्ट है। इसमें समूह स तथा समूह द का प्रसार एक समान है, जबकि समूह स तथा समूह द की विचलनशीलता में अंतर है, हम देख सकते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रसार विचलनशीलता का एक मोटा अनुमान ही प्रस्तुत कर पाता है। इस प्रकार प्रसार को जान लेने के पश्चात आइए अब हम लोग विचलनशीलता की दूसरी माप माध्य विचलन को जानने का प्रयास करते हैं। माध्य विचलन समूह की विचलनशीलता को प्रसार की तुलना में अधिक अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है। माध्य विचलन समूह के विभिन्न प्राप्तांकों का उनके मध्यमान से लिए गए विचलनों के निरपेक्ष मानों का औसत होता है। इसीलिए माध्य विचलन को औसत विचलन भी कहा जाता है। माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए समूह के सभी प्राप्तांकों को उनके मध्यमान से घटा लेते हैं तथा प्राप्त मानों को बिना उनके चिन्ह, मतलब कि वो धनात्मक मान है या ऋणात्मक मान है, इस पे हम ध्यान न दे करके बिना चिन्ह का ध्यान रखे जोड़कर प्राप्तांकों की संख्या से भाग दे देते हैं। इस प्रकार अगर हम अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य विचलन, जिसको हम MD कह सकते हैं, की गणना करना चाहें तो उसका सूत्र होगा मॉड x माइनस m अपॉन n, जहां x प्राप्तांक है, मूल प्राप्तांक है, m मध्यमान है उन प्राप्तांकों का तथा n उन प्राप्तांकों की संख्या है। इसको एक उदाहरण से समझेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राप्तांक दिए गए हैं। इन प्राप्तांकों का हम सबसे पहले मध्यमान ज्ञात करेंगे। जब मध्यमान ज्ञात कर लेंगे तो सभी प्राप्तांकों में से मध्यमान को घटा करके हम x माइनस m ज्ञात करेंगे और फिर सारे x माइनस m को बिना चिन्ह पे ध्यान दिए, मतलब उसी को हम मॉड बोलते हैं, बिना चिन्ह पे ध्यान दिए सारे x माइनस m को जोड़ करके n से भाग दे देंगे तो हमें माध्य विचलन ज्ञात हो जाएगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस उदाहरण में सभी x माइनस m को जोड़ने पर, बिना चिन्ह का ध्यान दिए जोड़ने पे 12 प्राप्त होता है और प्राप्तांकों की संख्या n जो कि 5 के बराबर है। तो इस प्रकार माध्य विचलन 12 में 5 से भाग देने पर 2.4 प्राप्त होता है। अब आइए वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य विचलन निकालना हम लोग सीखें। वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य विचलन का जो सूत्र है, फार्मूला है, वह है सिग्मा f इंटू एक्स माइनस m अपॉन n, जहां f वर्ग की आवृत्ति है, x वर्ग का मध्य बिंदु है, n आवृत्तियों का योग है और m उनका मध्यमान है। वर्गांतर के मध्य बिंदु से संगत आवृत्तियों का गुणा करके हम fx ज्ञात करते हैं और सारे fx को जोड़ करके सिग्मा
fx अपॉन n द्वारा मध्यमान की गणना कर लेते हैं। अब सभी मध्य बिंदुओं से उस मध्यमान को घटा करके x माइनस m की गणना करते हैं और सारे x माइनस m को जोड़ करके हम अगर n से भाग दे दें तो वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान हमें ज्ञात हो जाता है। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि x माइनस m और उसका संगत f के साथ गुणा करने पे और उन सभी को जोड़ देने पे जो मान प्राप्त होता है सिग्मा f इंटू एक्स माइनस m का, वो होता है 423। और इस प्रकार 423 में हम कुल आवृत्तियों यानी n जो कि 40 है से भाग दे करके माध्य विचलन md का मान 10.57 प्राप्त कर पाते हैं। सभी प्राप्तांकों पर आधारित होने के कारण माध्य विचलन समूह की विचलनशीलता की एक अच्छी माप है, लेकिन बीजगणितीय विशेषताओं से मुक्त होने के कारण इसका उपयोग उच्च सांख्यिकी गणनाओं में कम ही होता है। मानक विचलन समूह की विचलनशीलता के मापन में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला विचलनशीलता गुणांक है। समूह के सभी प्राप्तांकों के मान पर आधारित होने के कारण यह सर्वाधिक विश्वसनीय परिणाम देता है। समूह के सभी प्राप्तांकों के इनके मध्यमान से लिए गए विचलनों के वर्ग के औसत के वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं। अर्थात यदि समूह के सभी प्राप्तांकों का उनके मध्यमान से विचलन ज्ञात करके इन विचलनों का वर्ग करके योग कर लिया जाए तथा इस योगफल को प्राप्तांकों की कुल संख्या से भाग देकर भागफल का वर्गमूल निकाला जाए तो हमें मानक विचलन प्राप्त हो जाता है। मानक विचलन का मान सदैव ही धनात्मक होता है। मानक विचलन को हम ग्रीक अक्षर सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो आइए अब हम मानक विचलन को वर्गीकृत प्राप्तांक तथा अवर्गीकृत प्राप्तांक दोनों तरीके से ज्ञात करने की विधियों को देखें। तो सबसे पहले अवर्गीकृत प्राप्तांकों से मानक विचलन कैसे ज्ञात करेंगे। अवर्गीकृत प्राप्तांकों से मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र सिग्मा इज इक्वल टू वर्गमूल में सिग्मा x माइनस m का होल स्क्वायर अपॉन n। सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में सिग्मा x माइनस m का होल स्क्वायर अपॉन n, जहां x प्राप्तांक है, मूल प्राप्तांक है, m उनका मध्यमान है और n प्राप्तांकों की संख्या है। उदाहरण में जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्राप्तांक दिए गए हैं। सभी प्राप्तांकों का सर्वप्रथम मध्यमान ज्ञात करेंगे, फिर सभी x में से उस मध्यमान को घटाएंगे और फिर उन सभी को हम जोड़ लेंगे जिसको हम सिग्मा x माइनस m कहेंगे। तो इस प्रकार से जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिग्मा x माइनस m का होल स्क्वायर का मान इस उदाहरण में 34 प्राप्त होता है और उसको हम n से भाग दे देंगे और उसके बाद उसका वर्गमूल जब ज्ञात करेंगे तो हमें वह मान 2.61 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अवर्गीकृत प्राप्तांकों से मानक विचलन इस ढंग से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए हम लोग वर्गीकृत प्राप्तांकों से मानक विचलन ज्ञात करना जाने। किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो वर्गीकृत प्राप्तांकों से मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र सिग्मा इज इक्वल टू आई इंटू स्क्वायर रूट में वर्गमूल के अंदर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन n का होल स्क्वायर, जहां f विभिन्न वर्गों की आवृत्तियां हैं, d विभिन्न वर्गों का कल्पित मध्यमान से लिया गया विचलन है, i वर्ग का आकार है तथा n आवृत्तियों का योग है। आइए हम देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आंकड़े वर्गीकृत हैं इसका मतलब कि वर्गांतर और हर वर्गांतर की आवृत्ति उसमें हमें दी गई रहेगी। सबसे पहले हम जहां कल्पित मध्यमान मानेंगे उस वर्गांतर के सामने शून्य लिख लेते हैं और फिर ऊपर की तरफ +1 +2 माने -1 -2 -3, नीचे की तरफ -1 -2 -3, इस प्रकार से लिख करके संगत f को d से गुणा करके fd का
स्तंभ हम ज्ञात करते हैं और फिर FD के स्तंभ में एक बार फिर D से गुणा करके FD स्क्वायर का स्तंभ ज्ञात करते हैं। सारे FD को अगर जोड़ देंगे तो हमें सिग्मा FD का मान ज्ञात हो जाएगा और सारे FD स्क्वायर को जोड़ देंगे तो हमें सिग्मा FD स्क्वायर का मान ज्ञात हो जाएगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस उदाहरण में सिग्मा FD का मान ऋण 18 है, जबकि सिग्मा FD स्क्वायर का मान 98 है। तो इस प्रकार सूत्र में सबका मान रखने पर और वर्गमूल लेने पे हमें मानक विचलन का मान 8.52 ज्ञात हो जाता है। अब हम लोग विभिन्न विचलनशीलता गुणांकों का प्रयोग कब किया जाना चाहिए और कब नहीं किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। प्रसार, माध्य विचलन तथा मानक विचलन तीनों ही समूह की विचलनशीलता को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन विचलनशीलता को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी माप सर्वाधिक उपयुक्त है, यह एक कठिन प्रश्न है। यद्यपि कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मध्यमान की भांति मानक विचलन भी संवेदनशील एवं स्थायी माप है, जिसके कारण मध्यमान के साथ इसका प्रयोग अधिकांश परिस्थितियों में किया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जब विचलनशीलता की दूसरी मापें अधिक उपयोगी सिद्ध हों। आइए हम उन परिस्थितियों पर विचार करें। कब हम प्रसार का प्रयोग करेंगे? प्रसार सर्वाधिक सरलता एवं शीघ्रता से ज्ञात किया जाने वाला विचलनशीलता गुणांक है, लेकिन केवल सबसे बड़े और केवल सबसे छोटे प्राप्तांक पर निर्भर रहने के कारण यह बीच के प्राप्तांकों को कोई भार नहीं देता, कोई वेट नहीं देता। ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़े व सबसे छोटे प्राप्तांकों के मान में परिवर्तन होते ही प्रसार का मान बदल जाता है, जबकि बीच के प्राप्तांकों के मान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव प्रसार के मान पर नहीं पड़ता है। विश्वसनीयता एवं स्थायित्व के अभाव के कारण ही प्रसार का उपयोग अत्यंत सीमित है। प्रसार का उपयोग हमें तभी करना चाहिए जब विचलनशीलता का शीघ्र एवं केवल अनुमानित मान ज्ञात करना हो, साथ ही साथ जब प्राप्तांक अत्यधिक फैले हुए हों जिसके कारण अन्य गुणांकों का उपयोग संभव न हो या उपयुक्त न हो, और जब केवल किनारों के प्राप्तांकों के संबंध में सूचना प्राप्त करनी हो तब हमें प्रसार का उपयोग करना चाहिए। जबकि मानक विचलन का उपयोग तब करना चाहिए जब सर्वाधिक स्थायित्व वाले विचलनशीलता गुणांक की गणना करनी हो। जब केंद्रीय माप के रूप में मध्यमान का प्रयोग किया जा रहा हो तब भी हमें मानक विचलन का प्रयोग करना चाहिए। जब सभी प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार महत्व देना हो उस परिस्थिति में भी हमें मानक विचलन का प्रयोग करना चाहिए। यद्यपि कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मध्यमान की भांति मानक विचलन भी संवेदनशील एवं स्थायी माप है। मतलब कि जैसे मध्यमान बहुत संवेदनशील होता है और स्थायी होता है, उसी तरह से मानक विचलन भी विचलनशीलता के माप में बहुत संवेदनशील होता है और स्थायी भी होता है। और यही कारण है कि मध्यमान के साथ इसका प्रयोग अधिकांश परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे हम उच्च सांख्यिकी में जाते हैं तो जहाँ जहाँ मध्यमान का प्रयोग करते हैं, जब मध्यमान के साथ मानक विचलन का भी प्रयोग करेंगे तभी हम सही अनुमान लगा पाते हैं, क्योंकि केवल मध्यमान से, जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में देखा कि 4 समूह थे और चारों समूहों के मध्यमान बराबर थे, लेकिन फिर भी जब तक मानक विचलन को उसमें साथ में शामिल नहीं किया गया तब तक चारों समूह की वास्तविक स्थिति क्या है उसके बारे में हम लोगों ने अनुमान ठीक ढंग से नहीं लगाया। जब मानक विचलन को ध्यान में लिया गया तब जाके पता चला कि जो चारों समूह मध्यमान के सहायता से जब हम उनका विश्लेषण कर रहे थे तो एक जैसे दिखाई पड़ रहे थे, जब हम मानक विचलन को भी शामिल कर लिए तो वो चारों समूह अलग अलग दिखाई पड़ने लगे। समान मध्यमान होते हुए भी समूहों में भिन्नता थी जिसको मानक विचलन ही बता पाया। लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जब विचलनशीलता की दूसरी मापें मानक विचलन की तुलना में अधिक उपयोगी सिद्ध हों। इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा
कि कैसे केवल केंद्रीय मान की सहायता से हम किसी समूह के बारे में पूरी तरह से सूचना प्राप्त नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो वह सूचना भ्रामक हो सकती है जब तक कि हम उस समूह के फैलाव को भी ध्यान न दें, और उस समूह के इस प्रकार के फैलाव को विचलनशीलता कहा गया। विचलनशीलता की अनेक मापें हो सकती हैं, जिसमें सबसे अधिक जो प्रयोग में लाई जाती हैं वह है प्रसार, माध्य विचलन और मानक विचलन। प्रसार क्या होता है, माध्य विचलन क्या होता है, माध्य विचलन की कैसे गणना की जाती है, मानक विचलन क्या होता है, वर्गीकृत प्राप्तांकों से मानक विचलन कैसे निकालते हैं, अवर्गीकृत प्राप्तांकों से मानक विचलन की गणना कैसे होती है, जिसमें कल्पित मध्यमान विधि का प्रयोग कब करते हैं, इन सारी बातों को हमने अच्छे से समझा है। धन्यवाद।